तो देखिए आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री से हैं और उसमें भी बेसिकली जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, अपर पीसीएस का हो या फिर लेक्चरशिप का एग्जाम हो, खासतौर से उनके लिए जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उनके लिए इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और आप थोड़ा सा पॉज में देता रहूंगा तो आप अपने आंसर्स को गैस भी करते रहिएगा, राइट। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है, राइट। तो आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शंस हैं 4, आदि पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व या शांति पर्व। अब यहाँ पर्व का मतलब बेसिकली होता है चैप्टर से। तो कुल मिलाकर महाभारत का कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, अगर आप में से किसी को पता तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है भीष्म पर्व, राइट। भीष्म पर्व इसका आंसर है। महाभारत के बारे में कुछ बेसिक सी बातें कुछ और लिखी हुई हैं, जरा हम देख सकते हैं। बेसिकली जो महाभारत थी उसमें इनिशियली टोटल जो वर्सेस थे यानी जो श्लोक थे वो थे 8800 और तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था, राइट। तब इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। लेटर गॉट एक्सपेंडेड टू 24,000 वर्सेस एंड केम टू बी नोन एज भारता। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हुई और तब इसका नाम पड़ा भारत। क्यों पड़ा भारत नाम? बिकॉज इट कंटेन्ड द स्टोरीज ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स कॉल्ड भारता। तो वैदिक पीरियड आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पर एक जनजाति थी भरत नाम से, ठीक है। तो उनके पूर्वजों की कहानियां हैं महाभारत में, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा, राइट। द फाइनल कंपाइलेशन ब्रॉट द वर्सेस टू 1 लाख और आगे चलकर इसमें जो श्लोक है उसकी कुल संख्या हो गई 1 लाख और तब इसका नाम पड़ा सत सहस्री संहिता अथवा महाभारत। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसे है, सत सहस्री, ठीक है, यानी 100,000। 100,000 का मतलब 1 लाख, ठीक है। तो जब 1 लाख श्लोकों की संख्या हो गई तब इसका नाम सत सहस्री संहिता या महाभारत हुआ। ये बेसिक मैंने आपको इसकी नॉलेज दी। इसका जो फाइनल कंपाइलेशन माना जाता है महाभारत का वो लगभग 400 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ये भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट परमानेंट लाइफ हैज बीन फाउंड। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन यानी सेटल्ड लाइफ, जब इंसान ने एक जगह पर रुक कर रहना शुरू कर दिया। ऑप्शन है धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा और मेहरगढ़। आप थोड़ा गैस करिए, अगर आप इसको गैस कर सकते हैं इसका आंसर तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इज मेहरगढ़। अब ये मेहरगढ़ जो है ये है कहाँ? बेसिकली एक तो ये ध्यान रखना है कि ये एक नियोलिथिक एज साइट है। नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल की ये साइट है, ठीक। नव पाषाण काल की साइट है और है कहाँ पर ये बेसिकली है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत जो कि ईरान की सीमा से लगता है, वहां पर ये साइट पाई जाती है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से ही मिलते हैं, राइट। और इनका समय अगर कभी एग्जाम में पूछ ले तो वो है 7000 ईसा पूर्व, 7000 BCE, राइट। तो जब इंसान ने खेती करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया, वहीं से स्थायी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि जब आप खेती करेंगे तो उसके लिए आपको एक जगह पर सेटल होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जगह है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात अगर की जाए, जहां पर कृषि और पशुपालन के जो है अर्लीस्ट या प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो उसका आंसर भी मेहरगढ़ ही होगा, राइट। ये इंडिया में नहीं है एट प्रेजेंट ये साइट, बल्कि पाकिस्तान में है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड इन 1974 बाय ए टीम ऑफ फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसकी खोज 1974 में हुई और कुछ फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे, उनके द्वारा इनकी खोज की गई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द ओल्डेस्ट कॉइन्स कॉल्ड विच हैव बीन कॉल्ड कारशापण इन लिटरेचर। प्राचीनतम सिक्के जिनको साहित्य में कारशापण कहा गया है उनको किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शंस हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स, प्लेन कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स या गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। पंचमार्क कॉइन्स को हिंदी में आहत सिक्के बोलते हैं।
सादा सिक्के, चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के? तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा दैट इज आहत सिक्के यानी पंच मार्क कॉइन्स। अब ये पंच मार्क कॉइन्स होते क्या थे? बेसिकली इसमें होता क्या था, कोई एक मेटल ले लिया जाता था, उस मेटल को पंच करके उसको एक शेप दे दी जाती थी और उससे एक सिक्का जैसा एक जो है मेटल तैयार किया जाता था, जिसको हम हिंदी में आहत सिक्के बोलते हैं। आहत मतलब चोट करके किसी को एक शेप दे देना, ठीक है। ये जो सिक्के हैं बेसिकली इसमें जो मेटल यूज होता था, कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो बेसिकली होता था सिल्वर, ठीक है। और इनकी जो शेप थी, इनकी जो आकृति होती थी वो इरेगुलर होती थी, जैसे ये आयताकार भी होते थे और वर्गाकार भी होते थे या गोल भी होते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो पंच मार्क कॉइन्स थे, ठीक है, यानी कि जो आहत सिक्के थे, इन पर हमें किसी भी तरह का कोई चित्र नहीं मिलता है और ना ही कोई डेट मेंशन हमें मिलती है इन पर। केवल कुछ सिंबल्स इन पर हमें जरूर मिलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे सूर्य का चित्र मिलेगा, वृक्ष मिलेगा, हाथी, बुल, मैन और फिश। तो कुछ सिंबल्स होते थे। ऐसा नहीं है कि किसी बाद में हम आगे चल के देखते हैं कुछ ऐसे सिक्के हैं जिन पे राजा की आकृति बनी होती थी, नीचे तिथि भी अंकित होती थी, डेट मेंशन होती थी। बट पंचमार्क कॉइन्स जो थे, जो आहत सिक्के थे, उनमें किसी भी तरह की ना तो कोई डेट मेंशन होती थी और ना ही किसी राजा का कोई चित्र उस पर बना होता था, राइट। तो आहत सिक्के क्या होते थे आप समझ गए। इनका जो सर्कुलेशन टाइम था वो भी देख सकते हैं, 6th एंड 2nd सेंचुरी BCE। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सिक्के प्रचलन में रहे, राइट। अब यहाँ मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि भारत में सबसे पहले ऐसे सिक्के जिन पर किसी राजा का चित्र या कोई डेट मेंशन होती थी वो किस डायनेस्टी के द्वारा चलाए गए थे, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो एक तरफ पुराण है, पुराण आपने पढ़ा होगा, और दूसरी तरफ कुछ डायनेस्टीज हैं जिनके बारे में वो जानकारी देते हैं। दरअसल अधिकतर पुराण किसी न किसी राजनीतिक वंश के बारे में हमें जानकारी देते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे विष्णु पुराण मौर्यन डायनेस्टी, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहना डायनेस्टी, वायु पुराण गुप्ता डायनेस्टी। क्या ये तीनों मैच है? चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी के सभी मैच्ड हैं। इट मींस विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और वायु पुराण बेसिकली गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ये सारे के सारे मैच्ड हैं, ठीक। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है कि पुराणों की अगर बात की जाए, देवर कंपोज प्राइमरीली ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पुराणों की रचना मुख्यतः किस वंश के शासनकाल के दौरान हुई, तो उसका आंसर होगा गुप्त वंश, है ना। अप्रोक्सीमेटली 4th to 6th सेंचुरी AD, यानी चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी के बीच। हालांकि कुछ पुराण ऐसे हैं जो अर्ली मिडिवल पीरियड तक भी लिखे गए हैं। तो अर्लीस्ट पुराण, जो सबसे पुराने पुराण माने जाते हैं, वो है मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, देवी पुराण और कूर्म पुराण। ये प्रारंभिक पुराण माने जाते हैं, विच वर कंपोज बिटवीन द 4th सेंचुरी BC एंड 750 CE। अब इसमें जो मत्स्य पुराण है, ठीक है, मत्स्य को अगर हम हिंदी में लिखें तो ऐसे, ठीक है, मत्स्य पुराण ऑफन इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट प्रिजर्व्ड पुराण। तो कभी क्वेश्चन ये भी आ जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो उसका आंसर हम मत्स्य पुराण करके आएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, अगर आपको पता हो तो प्लीज बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पैट्रोनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बुद्धिज्म आपने पढ़ा होगा, और बुद्धिज्म में कुछ काउंसिल्स हुई जिनको हिंदी में हम संगीतियां बोलते हैं। तो कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियां हुई, और वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बौद्ध संगीति के बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप जितना मैक्सिमम हो सके इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, उसको किसने संरक्षण दिया या किसके संरक्षण में वो हुई थी? आंसर है कनिष्क, अशोक, महाकश्यप और उपाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अशोक। तो मौर्य सम्राट अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। बेसिकली जो 4 बौद्ध संगीतियां वो कुछ ऐसे हैं, जैसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद, या कहें कि उसी वर्ष
483 में ही महात्मा बुद्ध की डेथ हुई और उसी वर्ष राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, जो कि 383 बीसी में हुई। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि 250 बीसीई में हुई। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में यानी 72 सीई में हुई थी। राइट। तो इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे हम कहें कि बुद्धिज्म आगे चलकर हीनयान और महायान दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। या ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है महाविभाषा शास्त्र, वो उसकी रचना कौन सी संगीति के दौरान हुई थी। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, तो आप जितना अधिकतम हो इसके बारे में नॉलेज रखिएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, मार्टिमर व्हीलर और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कनिंघम थे कौन? इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की स्थापना की थी 1861 में, और यही इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिसाइफर द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक? वो कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि भारतीय राजाओं की बात करें तो अभिलेख जारी करने की जो परंपरा थी वो सबसे पहले मौर्य शासक अशोक ने ही शुरू की थी। ठीक है। अब अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक। तो ऑप्शन है जॉर्ज बुलर, जेम्स प्रिंसेप, मार्टिमर व्हीलर और विलियम जोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। इसमें कभी कभी वर्ष भी पूछ लेता है कि कौन से ईयर में। तो ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वो था 1837 सीई। ठीक है। 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को डिसाइफर कर लिया गया, उनको पढ़ लिया गया और पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द भागवत धर्म इज? तो आपने पढ़ा होगा वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म। ठीक है। तो यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? ठीक है। अभिलेखीय साक्ष्य यानी रिटन फॉर्म में अभिलेख के रूप में कहां से मिलता है सबसे पहले? अच्छा, भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गौतमी बलशी का नासिक शिलालेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ और धनदेव का अयोध्या शिलालेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है। बेसनगर को बेसिकली विदिशा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक। तो इसका आंसर है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रयाग प्रशस्ति डिस्क्राइब्स द मिलिट्री कैंपेन ऑफ विच रूलर? प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता था ऐसा लिटरेचर जो किसी राजा की प्रशंसा में लिखा जाता था। ठीक है। इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री में एक बहुत फेमस प्रशस्ति है जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है हमें प्रयाग प्रशस्ति से? तो कुछ गुप्ता रूलर्स के यहाँ पर नाम दिए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बारे में, उसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर दो क्वेश्चन यहाँ मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, अगर आपको पता हो कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चूंकि यहाँ पे समुद्रगुप्त का नाम आया तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो कौन से हिस्टोरियन थे, कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिलिंद पन्हो is based on the questions of King Milinda. In which language was it written? ठीक है। मिलिंद पन्हो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि ये किस भाषा में लिखी गई है? अब मिलिंद पन्हो का जो लिटरल मीनिंग होता है वो है द क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। ठीक है। मिलिंद के प्रश्न।
अब बेसिकली ये जो बुक है ये एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन द इंडो ग्रीक रूलर मिलिंद एंड बेसिकली मिनांडर, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो मिनांडर था। ये इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन या हिंद यूनानी शासक था। इंडियन लिटरेचर में, भारतीय साहित्य में इसी मिनांडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है और इसका उल्लेख रामायण में भी हमें देखने को मिलता है। तो इंडो ग्रीक रूलर था मिनांडर और एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेन। इनके बीच में एक वार्तालाप हुआ था, एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, उसी का कंपाइलेशन मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है, यानी मिलिंद के प्रश्न। अब हुआ कुछ ये था कि मिनांडर ने ये टास्क दिया था, एक चैलेंज दिया था नागसेन को कि मैं आपसे बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर मैं आपके क्वेश्चन से सेटिस्फाई हुआ तो मैं बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लूंगा, ठीक है। नागसेन उस समय के बहुत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हुआ करते थे, तो वो उनके दरबार में है और ये जो वार्तालाप हुआ उससे मिनांडर बहुत प्रभावित हुआ और बाद में कहा जाता है कि उसने बौद्ध धर्म को अपना भी लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा काम किया। बल्कि कुछ सोर्सेज में ये भी लिखा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ मिनांडर, जिसको मिलिंद कहा जाता है, ठीक है, उसकी डेथ के बाद उसके एशेस को लेकर बहुत सारे लोगों में झगड़ा भी हुआ था, ठीक। तो इसका लैंग्वेज पूछा है कि मिलिंद पन्हो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, क्या वो संस्कृत में है, क्या हिंदी में है, या पाली में, या अरबी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाली लैंग्वेज, ठीक है, पाली भाषा में ये लिखी गई है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच ऑफ ऑथर्स एंड बुक्स इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत का कुछ साहित्य लिखा हुआ है, उसके सामने उसके लेखकों के नाम लिखे हुए हैं और सबको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है, इसमें से गलत मिलान कौन सा है, ठीक। जैसे पहला मृच्छकटिकम, शूद्रक, रघुवंशम कालिदास, बुद्ध चरितम अश्वघोष और कादम्बरी हर्षवर्धन। तो देखिए, लिटरेचर जो एंशिएंट हिस्ट्री का वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और इसका कोई तरीका भी नहीं है सिवाय इसके कि आप बार बार उसको पढ़ें, याद करें और लिखें, ठीक, तभी ये चीज़ें याद हो सकती हैं, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कादम्बरी हर्षवर्धन, क्योंकि कादम्बरी जो रचना है ये बेसिकली लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा, ठीक। तो ये जो डी ऑप्शन है ये इनकरेक्टली मैच्ड है, बाकी सब सुमेलित है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी अधिकरणास इज कौटिल्यास अर्थशास्त्र डिवाइडेड। तो कौटिल्य की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरणों में विभाजित है। अधिकरण का मतलब बेसिकली यहाँ पर अध्याय है, तो कुछ कुल कितने अध्याय में विभाजित है। तो हम देखेंगे ऑप्शन है 11, 12, 14 और 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 15 है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स। तो आपको इसमें गलत जोड़ा जो है वो बताना है। एक तरफ ऑथर्स है, दूसरी तरफ कुछ लिटरेचर है, तो वो क्या सही लिखे हैं या नहीं वो आपको बताना है। जैसे पहला है भास और बुक का नाम है दरिद्र चारुदत्त, ये है। सेकंड है दंडिन दश कुमार चरित, सुबंधु वासवदत्ता और भारवी रावण वध। आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ट्राई करिए। अगर इसका आंसर आपको आता है तो, नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ। भास जो है उनकी रचना थी दरिद्र चारुदत्त, ये करेक्टली मैच है। दंडिन की रचना दश कुमार चरित थी, ये भी करेक्टली मैच है। सुबंधु की रचना वासवदत्ता थी, ये भी करेक्टली मैच है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है भारवी की रचना रावण वध, ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि रावण वध जो रचना थी ये थी भट्टी की, ठीक है। तो भट्टी एक इतिहासकार थे, एक लेखक थे, उनकी रचना थी रावणवध। तो इसमें आप जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली 4, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ओनली 4 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन है द ग्रीक्स, द मौर्यास, द कुशाना रूलर्स एंड द शुंगास, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा कह सकते हैं सबसे बड़े पैमाने पर, यानी कि इनके टाइम में जो भी डायनेस्टी आप आंसर देंगे इनके टाइम पे सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुषाण, ठीक है। कुषाण रूलर्स के समय
बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? ठीक है, अगर आपको पता हो तो प्लीज आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, विच रॉक शेल्टर इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स? भारत के किस शैलाश्रय में सबसे अधिक संख्या में चित्र मिले हैं? अब ये जो शैलाश्रय होता है, जिसको इंग्लिश में हम रॉक शेल्टर कहते हैं, ये होता क्या है बेसिकली, रॉक का मतलब पत्थर और शेल्टर का मतलब आश्रय। तो बेसिकली गुफा जैसी जगह जहाँ पर लोग पहले रहा करते थे, तो वहां पर कुछ उन लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हैं। तो वहीं से क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा चित्र जो है वो कहाँ के शैलाश्रय में मिले हैं? ऑप्शन हैं घाघरिया, भीमबेटका, लेखनिया और आदमगढ़। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है, और ये क्वेश्चन आता भी बहुत है, बिल्कुल ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको रट लेने चाहिए बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर दैट इज भीमबेटका, राइट। अब भीमबेटका जो है ये है कहाँ, कई बार ये भी पूछ लेता है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश राज्य में। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन हम इस सीरीज को जारी रखेंगे और आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपका हमें सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा तो हम अदर सब्जेक्ट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, और वो भी टॉपिक वाइज आते रहेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और शार्पनेस मिल जाएगी। बस आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।